हेलो बच्चों, अब आप कक्षा 10 से आ गए हैं कक्षा 11 में। कक्षा 10 में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है उसी का परिवर्धित रूप हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। इस वर्ष कोरोना महामारी जो विश्व में पूर्ण रूप से फैलती जा रही है, उसके कारण सरकार ने आपके कोर्स को 30% तक फिलहाल की स्थिति में घटा दिया है। आपको सीधा कक्षा 11 में 30% कम कोर्स पढ़ना है, लेकिन वह कोर्स जो 30% कम किया गया है वो कक्षा 11 के लिए तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, परंतु अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, तो आपको उस पूरे कोर्स की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं आपको वह पूरा कोर्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम पार्ट 1 की बात करेंगे। हम यूनिट 1 हम जिसे कहते हैं, यूनिट 1 में क्या कोर्स कम हो गया है और क्या कोर्स हमें पढ़ना है और क्या कोर्स पहले था। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारी यूनिट 1 क्लास 11 रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, इंग्लिश में सिर्फ कहते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, ये पूरा कोर्स हमारा हमेशा कक्षा 11 में हुआ करता था। रसायन विषय का महत्व और विस्तार, द्रव्य की कणिक प्रकृति व ऐतिहासिक पहुंच, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु व अणु की अवधारणा, परमाणविक आणविक द्रव्यमान, मोल की अवधारणा और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मोलानुपाती अनुसूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टोइकियोमेट्री और उस पर आधारित गणनाएं। और इसमें से आते थे हमारे 5 अंक। इस बार भी इसमें से 5 अंक ही आएंगे, क्योंकि पूरा 70 अंक का आपका पेपर होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पेपर होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है। एक आपका थ्योरी का पेपर जो 70 मार्क्स का होता है, उसमें आपको पास होने के लिए 23 मार्क्स 23 मार्क्स होने अत्यंत अनिवार्य है। यदि आपके 23 मार्क्स नहीं रहते तो आप उसमें फेल माने जाते हैं। उसी प्रकार से 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 30 में से भी आपको 10 मार्क्स प्राप्त करने जरूरी हैं, अर्थात आपको अलग अलग थ्योरी में और आपको प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होगा। दोनों को मिलाकर 100 में से 33 आ जाएं तो पास नहीं माना जाता। 70 में से 23 अंक होने जरूरी है और 30 में से 10 अंक। इन 70 में 5 अंक आपके इस यूनिट में से आएंगे, यूनिट 1 में से। अब आपको लॉकडाउन की वजह से क्या नहीं पढ़ना है? हमें अब नहीं पढ़ना है रसायन विषय का विस्तार, अब हमें नहीं पढ़ना है द्रव्य की कणिक प्रकृति, अब हमें नहीं पढ़नी है उसकी ऐतिहासिक पहुंच, अब हमें नहीं पढ़ने हैं रासायनिक संयोग के नियम, अब हमें नहीं पढ़ना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और ये तत्व और अणु की अवधारणा। ये पूरा पोर्शन अगर हम बात करें ऊपर के इस पोर्शन की, जिस पर मैंने आपको राउंड कर दिया है, ये कोर्स अब हमारे कोर्स से निकाल दिया गया है। अब हम केवल पढ़ेंगे रसायन विषय का महत्व, परमाणविक आणविक द्रव्यमान, मोल की अवधारणा और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मोलानुपाती व अनुसूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टोइकियोमेट्री और उस पर आधारित गणनाएं। पहले हम इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम इन टॉपिकों के बारे में भी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको बीच बीच में बताते रहें कौन सा टॉपिक आता है। कोशिश हम यही करेंगे कि आपको सारे टॉपिक बताए जाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो हमारा इस चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर का हमारा सिलेबस है। आपके ग्रुप पर इस चैप्टर का सिलेबस क्या है और इस पूरे कक्षा 11 में क्या सिलेबस आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप उसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जितनी भी किताबें हैं जो बाजार में मिलेंगी उन्हें पर तो आपको सारा का सारा कोर्स मिलेगा, लेकिन वो कोर्स जो आपको कक्षा 11 में पढ़ना है, और अगर आप हमारे साथ धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं तो सारा कोर्स आपको पढ़ने को मिलेगा इसी प्रकार से जैसे हम बता रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
ये हमारा यूनिट 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या कोर्स हमें पढ़ना है। 5 अंक का होगा। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विज्ञान, क्योंकि ये है हमारा रसायन विज्ञान और हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि विज्ञान क्या होता है। तो आज हम केवल विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान, साइंस। विज्ञान को अगर हम 2 हिस्सों में तोड़ दें तो ये होगा विशेष ज्ञान। किसी भी विषय का विज्ञान हो सकता है। विज्ञान केवल हम भौतिक रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं, ये विज्ञान नहीं है। आपको बता दें, हम विज्ञान की परिभाषा इस बात को सिद्ध करेगी। हिंदी भी एक विज्ञान है, अंग्रेजी भी एक विज्ञान है, इतिहास भी एक विज्ञान है, राजनीति भी एक विज्ञान है। समस्त जितने भी विषय होते हैं सब साइंस ही होते हैं, क्योंकि परिभाषा क्या है विज्ञान की? विशेष ज्ञान, किसी भी विषय का विशेष ज्ञान, किसी भी विषय का। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान का जो हमने अर्थ बना लिया है वो हमने केवल बना लिया है कुछ सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। बस यही क्या होता है? विज्ञान। लेकिन वास्तव में विज्ञान अपने आप में एक वृहद रूप होता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान 2 शब्दों से बना है, विशेष ज्ञान और परिभाषा। देखिए, विज्ञान की परिभाषा होगी किसी विषय का, देखिए शब्दों का ध्यान रखिएगा, किसी विषय का क्रमबद्ध, पहली बात क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा। किसी विषय का क्रमबद्ध, ध्यान रखना है 3 चीजें हमें इसमें याद रखनी है। क्रमबद्ध, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, अगर आपको गणित सीखना है तो आपको गिनती सीखनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आप सीखेंगे पहाड़े और उसके बाद सीखेंगे आप जोड़, घटा, गुना, भाग। ये क्रम है। अगर आप चाहें कि पहले आप पहाड़े सीख लें, ऐसा संभव नहीं है। एक सीरियल होता है किसी भी विषय का। तो यहाँ भी हम बात करेंगे, जब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या है, फिर हम जानेंगे तत्व क्या है, फिर हम जानेंगे परमाणु क्या है, फिर हम जानेंगे अणु क्या है। एक क्रम होता है। यदि हम उन क्रम से उन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम उसे अच्छे प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो किसी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुसंगठित का मतलब ये होता है कि जो उस विषय से संबंधित बातें हैं उसे हम सही प्रकार से संगठित करें। ऐसा ना हो आधी बात बता दी और आधी नहीं, आधी बात समझ में आई और आधी नहीं। सुव्यवस्थित, वेल अरेंज्ड भी होना चाहिए। सुव्यवस्थित का मतलब ये है कि उसे हम सही प्रकार से बताएं और एक समय में बताएं, समय सीमा के अंदर आपको वो जानकारी दे दें। तो व्यवस्था भी उसकी बिल्कुल हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो याद रखेंगे, सीधी सी परिभाषा एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं, किसी विषय के क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सिंपल परिभाषा लिख लेंगे, पार्ट नंबर 1 डाल के विज्ञान की परिभाषा आप लिख लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लें। ठीक है, अब यह 5 पदों में पूर्ण होता है। यह आज मैं आपको समझाऊंगा 5 पदों में कैसे पूर्ण होता है। यह 5 पदों में पूर्ण होता है। पहला पद, समस्या का निर्माण। 5 पद लिख रहा हूं और फिर आपको समझा दूंगा। समस्या का निर्माण। दूसरा पद, परिकल्पनाएं या परिकल्पना का निर्माण।
तीसरा पद प्रयोग, ये तीसरे से पहले, वो प्रयोग से पहले होता है प्रदत्तों का एकत्रीकरण। अभी समझाऊंगा मैं आपको इसके प्रदत्तों का एकत्रीकरण। चौथा प्रयोग, और पांचवा आ जाता है सिद्धांत या निष्कर्ष। या निष्कर्ष। तो इन 5 पदों में हमारा विज्ञान पूर्ण होता है। सबसे पहले समस्या का निर्माण होता है। जब तक हमारे सामने समस्या ही नहीं होगी तो हम उसके बारे में कैसे कोई खोज करेंगे। कोई भी खोज करने के लिए समस्या होनी बहुत जरूरी होती। जैसे मैं एक समस्या क्रिएट करता हूँ कि ये छोटा बच्चा होता है, अभी नवजात शिशु है, अभी उसने जन्म लिया है, तो जन्म लेने के बाद आप देखते होंगे जो छोटा बच्चा होता है वो रोने लगता है। ठीक है, आपने 3 इडियट देखी होगी। 3 इडियट में आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता नहीं है, तो फिर ऐसा मान लेता है कि ये रो क्यों नहीं रहा। तो रोना बच्चे का बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उसके बाद बच्चे धीरे धीरे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं। ठीक है, तो अभी नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो रो रहा है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में छोटे बच्चे भी रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, वे रोते क्यों हैं। तो ये समस्या का निर्माण है कि आखिर बच्चा रोता क्यों है। प्रथम समस्या हो गई हमारी, समस्या का निर्माण हो गया कि भाई ये बच्चा रोता क्यों है। ठीक है, अब परिकल्पना का निर्माण। अब अलग अलग बातें, घर की बूढ़ी वो आएगी, वो कहेंगी अरे ये बच्चा जो है ना पुरानी यादों को याद करके रो रहा है। या कोई कहेगा इसे बे माता, शब्दों का नया नया प्रयोग करते हैं गाँव में, बे माता इसे रुला रही है, बे माता इसे हंसा रही है, बे माता इसे रुला रही है। कोई कहेगा कि अभी छोटा बच्चा है, बड़े बड़े लोगों को देखकर डर रहा है इसलिए रो रहा है। कोई कहेगा कि इतना अभी बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में था तो वो अंधेरे में था, यहाँ बाहर आया तो बहुत प्रकाश देखा इसलिए बच्चा डर रहा है और रो रहा है। तो ये परिकल्पना है। कोई कहेगा बच्चे को भूख लग रही है इसलिए वह रो रहा है। तो ये परिकल्पनाओं का निर्माण, किसी भी समस्या के बाद हम उसके बारे में क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, उन परिकल्पनाओं का, अभी वे कल्पनाएं हैं। क्योंकि जब तक हम कई बातें कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ये परिकल्पनाएं जो बनी, इन्हें कहते हैं परिकल्पनाओं का निर्माण होना। और तीसरा है प्रदत्तों का एकत्रीकरण। अभी जो परिकल्पनाएं हमने निर्मित की 3-4 तरह की, इसको हमें प्रयोग करके देखना है। तो उसके लिए हमें कुछ पदार्थ चाहिएंगे, कुछ डाटा चाहिएंगे, कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। उसे कहते हैं प्रदत्तों का एकत्रीकरण, डाटा कलेक्शन। अलग अलग जाके हम सामान को इकट्ठा करें, उसे कहते हैं प्रदत्तों का एकत्रीकरण। और उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रयोग। जैसे हमें प्रदत्तों के एकत्रीकरण में बच्चे वाला हमारी समस्या चल रही थी, तो हम क्या करेंगे कि कुछ बड़े बड़े लोग बुलाएंगे, कुछ अलग अलग तरह की लाइट लगाएंगे, कुछ ये सब चीज़ें हम इकट्ठी करेंगे, कुछ ऐसे लोग लाएंगे जो कभी नहीं मिले हों। ठीक है, अपरिचित लोगों को लाए, तो इसे कहते हैं प्रदत्तों का एकत्रीकरण। अब हम करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब बार बार हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चा उस लाइट का अभ्यास हो गया है और अब वो प्रकाश में रोता नहीं है। तो जिन्होंने कहा था कि प्रकाश में रोता है, वो बात तो हमारी सिद्ध नहीं हो रही। कुछ हम देखते हैं कि जैसे हम बड़े हैं, हमारा छोटा बच्चा होता है, तो वो अब शुरू में हो सकता है हमें देख के रोता हो, लेकिन अब बार बार हम उसके पास जा रहे हैं तो वो हमें देख के रोना बंद कर देता है, तो वो हमें देखकर भी नहीं रो रहा है। और शुरू में तो हमें 1-8 महीने तो लगता है कि बच्चा कभी रोता है कभी हंसता है, लेकिन उसके बाद वो बेमाता वाली बातें या पुराने जन्म की बातें भी समाप्त हो जाती हैं। तो ये प्रयोग हमने कर करके देखे, जो बातें उन्होंने कही थी परिकल्पनाओं में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये बात हम जब देखते हैं और हम देखते हैं बार बार हमने एक प्रयोग देखा कि जब जब बच्चे को भूख लग रही है वह रो रहा है, और जब हम उसे दूध देते हैं या दूध पिला देते हैं तो वो शांत हो जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि बच्चा 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने, 4 महीने हो गए, जब भी उसे भूख लग रही है तो वो क्या करता है, वह रोता है। बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो भी भूख लगने पर रोता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोग में ये बात सिद्ध हो रही है कि जो बच्चा ज़्यादा रो रहा है या रो रहा है, उसका मेन कारण क्या है कि उसे भूख लगना है। जब उसकी भूख शांत होती है तो वो रोता
नहीं है। तो ये बन जाता है हमारा सिद्धांत। समस्या क्या थी कि बच्चा क्यों रोता है, और सिद्धांत क्या बन गया कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है। तो ये बन गया हमारे उस प्रश्न का, समस्या का समाधान। ऐसी अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है, प्रत्येक समस्या हमेशा इन 5 पदों में होकर गुजरेगी और एक सिद्धांत बन जाता है। आपको इसमें केवल नोट करना है। ये मैंने आपको 5 को समझा दिए हैं, इन्हें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नोट में सिर्फ आप इतना ही करिए, विज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा और 5 पदों में पूर्ण होता है। और अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि विज्ञान की जो खोज की थी, क्या आप बता सकते हैं विज्ञान की खोज किसने की थी? विज्ञान की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है क्या? न्यूटन। न्यूटन ने तो भौतिक विज्ञान की खोज की थी। फिर कौन है विज्ञान के जो विज्ञान के फादर ऑफ साइंस होते हैं, ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ दिया है। अगली कल के प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा विज्ञान के जनक कौन है। तो आपको अगर पता है तो मेरे वीडियो के जो कमेंट्स में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। हमारे वीडियो में जो चैनल दिया गया है उस चैनल में एक लाल बटन है, उस लाल बटन को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद आइए घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो डले क्रम से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने जितने भी कक्षा 11 के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल के हैं, उन्हें सब शेयर कर दीजिए, उन सबको भी इसका लाभ होगा। थैंक यू। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।